तो दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों मैथमेटिक्स गणित का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग काफ़ी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी छात्र इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के आगे के पार्ट के लिए काफ़ी सारे पार्ट आने वाले हैं दोस्तों वायरल ऑब्जेक्टिव का, तो आप लोग को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, बने रहिए। क्या है मतलब दोस्तों, थ्योरम की बात हो रही है दोस्तों। थ्योरम जो यहाँ पे क्या है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है, या फिर यह एक सिद्ध कथन होता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, थ्योरम जो होता है, थ्योरम का काम क्या है, वो एक सिद्ध कथन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सिद्ध करते हैं, तो एक सिद्ध कथन यहाँ पे बोल सकते हैं। प्रेमिका मतलब थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एक सिद्ध कथन हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यूक्लिड क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है, मतलब प्रयोग होता है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF निकालने में, मतलब आपका मौसम निकालने में किया जाता है दोस्तों। दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर यहाँ पे भी दो का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सभी दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 2.3 यहाँ पे, और यहाँ पे दिया गया है 3 के ऊपर रेकरिंग का परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त रूप है। तो आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, इसको निकालने का तरीका 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 1 मिनट इसका आंसर मैं आप लोग को यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3/9। ठीक है, तो 3 तिया 9, तो 3 दूनी 6, 1 7/3। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7/3। 3 का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 4 नंबर देखते हैं कि 4 के पावर n, क्या क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए पहले। 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर मतलब कट जाने के लिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा, तब ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पे 5 के रूप में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 2 पंच 10 देख सकते हैं जो 0 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग दोस्तों 4 के पावर n के जगह पे कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे दोस्तों और कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा, तो 2 और यहाँ पे 5 होगा। क्योंकि अगर 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 2 है, और यहाँ पे 3 जो होगा तो 3 दूनी 6, ये 0 पे कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 5 ही आपका ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर है कि यहाँ पे दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर x² + 3x + 2 में बहुपद का जो घात है वो कितना है। तो भाई देखने ही से पता चल रहा है कितना घात है दोस्तों, तो 2 घात है। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक होगा। बहुत सिंपल है, इसका आप लोग शून्यांक निकाल लीजिए। मतलब इसका जो मूल होगा दोस्तों x² + 3x + 2 का, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग, तो x² और 2 हमको लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक मिनट दोस्तों इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए x² + 3x को हम लोग 2x + x लिख सकते हैं, ताकि ये 2x² आ जाए, और +2, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे अगर 1 लेते हैं कॉमन तो x + 2 ही आएगा। तब x + 1 × x + 2, तब इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, x बराबर -1 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है,
7 नंबर है दोस्तों कि यहाँ पे बहुपद ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा अगर पूछता तो ये -7/1 हो जाता। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो ये 10/1, मतलब 10 ही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यांक -2 है तो दूसरा क्या होगा। मतलब पी का वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है, या फिर दूसरा भी पूछा जा सकता था, ठीक है, अगर पी का वैल्यू यहाँ पे रहता या फिर नहीं भी रहता तो। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पी का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3/p, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा दोस्तों p/p, इसका मतलब 1 के बराबर। अब मान लेते हैं एक शून्यांक यहाँ पे अल्फा दिया गया है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ पे अल्फा पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा का मान -2 गुने बीटा बराबर 1, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -1/2। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखेंगे। अल्फा का वैल्यू -2 हम लोग देख लिए थे मतलब क्वेश्चन में, और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं -1/2, और ये अल्फा प्लस बीटा कितना है -3/p है। तब यहाँ से p का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको अगर करेंगे कैलकुलेशन तो -5/2 आएगा और -3/p, तो ये से ये कट जाएगा, तो p का वैल्यू यहाँ पे 3 दूनी 6/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बनाइएगा आसानी से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर कि समीकरण निकाय अनगिनत हल होने के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब देखिए 1/5 बराबर यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना रखेंगे दोस्तों हम के का वैल्यू, और 3/15। तो 1/5 निकालने के लिए यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग 10 रखेंगे, ताकि 2 पंचे 10 कट जाए। तो ये आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 9 का ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा अनगिनत हल पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर की अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। अगर दो रैखिक समीकरण दिया गया है दोस्तों, और जो एक दूसरे पर अगर कट जाए दोस्तों, मान लीजिए कि ये रेखा और ये कट जाए इस तरह से, बिंदु पर काटे एक बिंदु पर कहीं भी, तो समीकरण निकाय जो होगा वो किस तरह का होगा, विरोधी, अविरोधी, आश्रित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा दोस्तों अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का बी आपका सही है। चलिए 11 देखते हैं दोस्तों कि एपी दिया गया है 12, 17, 22, 27 का सार्व अंतर कितना। बहुत सिंपल है, डी बराबर निकालिए 17 में से 12, 5। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी। एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बी का वैल्यू कितना होगा। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो एबीसी अगर समांतर श्रेणी में है तो इसको हम लोग a+c/2 रखेंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो सही ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। एपी दिया गया है दोस्तों -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा। देखिए ए दिया गया है -3, और डी निकाल सकते हैं दोस्तों -1/2 -3 यहाँ पे हो जाएगा, तो -1/2 + 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 -1 + 6, तो ये आपका हो जाएगा 5/2। तो डी का वैल्यू 5/2, ए का वैल्यू -3, तो 11वां पद निकाल सकते हैं a11 बराबर a प्लस, इसका मतलब दिया गया है -3 + n-1, तो 11 - 1 इंटू डी 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 पंचे 10, ये हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे 10 गुने 5/2, तो 2 पंचे 10, तो 5 25, अब में से गया आपका 3, तो 22। तो सही उत्तर आपका 22 सही हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर है दोस्तों कि एपी दिया गया है 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर। बहुत सिंपल है, डी बराबर 10 - 4 बराबर 6, 16 - 10 बराबर 6, तो सही उत्तर आपका 6 ही आएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज एबीसी दिया गया है, ठीक है, और त्रिभुज डीईएफ भी दिया गया है, जिसमें आपको क्षेत्रफल इसका जो है समरूप है दोनों, और क्षेत्रफल जो दिया गया है दोस्तों इसका दिया गया है आपको 64, इसका दिया गया है 121, और ईएफ का वैल्यू दिया गया है 15.4। तो बीसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ईएफ का दिया गया है 15.4, तो बीसी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक इसका मतलब शर्त जो होता है दोस्तों, अगर क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे जो होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 64/121 बट्टा यहाँ पे पहले हम लोग इसका रखे हैं ना, तो हाँ BC/15.4, ठीक है।
तो हम लोग निकाल के आप लोग को बताते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा एक शर्त, क्षेत्रफल का जो स्क्वायर यहाँ पे रूट अंडर में हो जाएगा, या फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकालेंगे किस तरह से। अगर 64 अपन दोनों समरूप है तो हम लोग नहीं लिखते हैं इसको। अब 64/121 बराबर होता है BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है दोस्तों। और हम लोग स्क्वायर इधर करेंगे तो ये आपका रूट अंडर 64/√121 हो जाएगा, तो ये आपका 8/11 बराबर BC अपॉन EF का मान दिया गया है दोस्तों कितना, 15.4। तो हम इसको अगर लिखेंगे 10 तो यहाँ पे 11 11 और 11 चौका 44। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे BC का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 14/8 112/10। तो ये आपका हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये आप आसानी से बना सकते हैं अगर शर्त पता है तो। देखिए किसी भी दो समरूप अगर त्रिभुज दिया रहे दोस्तों, क्षेत्रफल उसका, और उसका अगर पूछा जाए कोई भी भुजा का मान, और एक भुजा अगर दिया रहे तो आप आसानी से उसका स्क्वायर करेंगे और रूट अंडर में जितना भी क्षेत्रफल दिया रहेगा उसको डाल देंगे, ठीक है, और आप एक भुजा निकाल सकते हो, एक भुजा अगर दिया रहे तो, ठीक है। तो 15 का से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर की। त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD सम्मुख भुजा BC से D पर मिलती है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका त्रिभुज ABC है, ठीक, और एक भुजा समद्विभाजक है दोस्तों D, जो भुजा BC से D पर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, BC पे से D पर मिल रहा है। अगर BD का मान दिया है 2.5 और AB दिया है 5 और AC दिया है यहाँ पे 4.2, तो DC निकालना है, मतलब DC का मान x हम लोग मान लेते हैं। समद्विभाजक है दोस्तों यहाँ पे कोण A का, मतलब कोण A जो है यहाँ पे उसका समद्विभाजक है यहाँ पे कोण D, मतलब AD भुजा, ठीक है। अगर 2.5 ये दिया है दोस्तों तो DC का वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो DC का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4.2 का कितना होगा, आधा, 2.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2.1। अगर समद्विभाजक नहीं रहता है दोस्तों तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते, समबाहु रहता तो जितना ये रहता उतना ही ये रहता, लेकिन समद्विभाजक है तो इसका जो होता है दोस्तों BD जितना होता है उसका आधा होता है DC, ठीक है। तो x बराबर 2.1। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 16 का ए हो जाएगा। आप बना भी सकते हो या फिर अगर शर्त पता है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का। अगर समद्विभाजक दिया रहे और AD पूछा, मतलब दिया रहे दोस्तों उस भुजा एक कि हाँ BC पे कट रहा है और BD का वैल्यू दिया रहे तो आप निकाल सकते हैं DC का मान, ठीक है। 17 है दोस्तों कि PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि S भुजा QR का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों जो PQR और QST के क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि PQR और QST, मतलब कि ये PQR है और यहाँ पे एक और त्रिभुज है दोस्तों QST, यहाँ दोस्तों QST है, और दोनों एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब PQ बराबर QS है और PR बराबर यहाँ पे QT है और QR बराबर ST है। इस प्रकार है S भुजा QR का मध्य बिंदु है। अब S भुजा जो है दोस्तों वो QR का मध्य बिंदु है, मतलब इस त्रिभुज की बात हो रही है PQR में। S भुजा जो है QR का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम लोग एक डाल देंगे PS। त्रिभुजों जो PQR और QS2 के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। अब देखिए दोस्तों इसका भी एक शर्त होता है, कंडीशन होता है। अगर दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार दिया रहे दोस्तों और मध्य बिंदु भी दिया रहे S भुजा QR का, और PQR और QS2 के क्षेत्रफल का जो अनुपात अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा दोस्तों 4:1 के बराबर। कितना, 4:1। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 17 का। अब 18 नंबर है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E है। मान लेते हैं दोस्तों ये आपका त्रिभुज ABC है जिसमें बोला जा रहा है कि AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E है। तो AB का यहाँ पे इसमें है दोस्तों और AC के, ठीक है, मध्य बिंदु। तो ये आपका D और ये आपका E है यहाँ पे। चलिए इस प्रकार है कि DE समानांतर आपका BC है, ठीक।
अगर बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर तो डी सी का डी ई का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, मतलब ई इसका वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स का। और पूछा जा रहा है दोस्तों दोनों मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जैसे ही बोला दोस्तों तो हम लोग समझ जाएंगे जितना वैल्यू आपका बी सी का है उसका आधा वैल्यू किसका होगा, डी ई का होगा। तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी सी दिया गया है। तो से उत्तर यहाँ पे 18 का सी। चलिए 19 नंबर देखते हैं दोस्तों कि दो समान कोणिक, मतलब दोस्तों दो समान कोण वाले त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों, कथन जो है ये आपका थेल्स के द्वारा कहा गया था कि दो समान कोण है त्रिभुजों का और उनकी संगत भुजा भी अगर, और उसका संगत भुजा का अनुपात भी अगर सदैव हमेशा समान रहता है, तो ये कहा था आपका थेल्स। 20 है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदूरस्थ हो। तो आप निकाल सकते हो दोस्तों इसका वैल्यू दूरी फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों 6 4 10, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हम लोग निकालेंगे इसको वैल्यू, तो ये आपका 0,9 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग निकाल के देखते हैं यहाँ पे।